व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगने विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षाश्च दुर्भिक्षे। अर्थात मित्र की परीक्षा बुरे समय में होती है, शूरवीर की परीक्षा युद्ध के समय होती है, नौकर की परीक्षा मालिक के साथ व्यवहार से होती है और दानी व्यक्ति की परीक्षा सूखा पड़ने पर होती है। ये श्लोक सुभाषितानी में कहा गया है। लेकिन आज मैं इसे यूक्रेन पर आए संकट, रूस के शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा अमेरिका की साजिश और यूएनओ के निकम्मेपन के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई। लगभग एक माह पहले से जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, आखिरकार वो हो ही गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। 24 फरवरी 2022 का दिन पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का रहा। पूरी दुनिया में एक ही चर्चा थी, यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर ने पूरे मीडिया जगत पर कब्जा कर लिया था। गुरुवार का दिन यूक्रेन के लिए काला दिन साबित हुआ। यूक्रेन में आसमान से मौत बरस रही थी, बम और गोलों की वर्षा हो रही थी। रूस ने दावा किया कि वो 11 शहरों और कई गांवों पर कब्जा कर चुका है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि वो हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दो देश आपस में लड़ रहे थे और पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। लेकिन इन सबके बीच आश्चर्य इस बात का हुआ कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जिस संगठन की स्थापना हुई, वो रोता, गिड़गिड़ाता और हाथ जोड़कर विनती करता नजर आया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूएनओ की, यूएनओ के निकम्मेपन की। ये बात किसी मीडिया ने आपको नहीं बताई होगी, किसी मीडिया हाउस ने इस बात की चर्चा नहीं की। लेकिन मैं उस यूएनओ के निकम्मेपन को, नकारेपन को आपके सामने पेश कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। 2 सितंबर 1945 को जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई, पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई, जापान पर परमाणु बम गिराए गए, पूरी दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिला। इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा तेज हो गई कि एक ऐसी संस्था, संगठन बनाया जाए जो ऐसे महाविनाश को रोक सके, दो देशों के टकराव को शांति में बदल सके, आगे कोई ऐसा विध्वंसक युद्ध न हो जिसे मानवता और धरती ही खतरे में पड़ जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र को ताकतवर संस्था के रूप में देखा जाता है। 193 देश इसके सदस्य हैं। 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के पास वीटो पावर है। अब तक यह माना जाता था कि यूएनओ किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए करता है और करने में सक्षम भी होता है। लेकिन इस हमले के बाद, यानी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, यह साफ हो गया कि यूएनओ को इन्हीं वीटो पावर वाले देशों ने निकम्मा बना दिया है, नकारा कर दिया है। यह सिर्फ छोटे देशों को धमकी देता है। यह संस्थान उन देशों पर दबाव बनाता है जो छोटे हैं। लेकिन जब बड़े देश टकराते हैं या छोटे देशों पर हमला करते हैं या बिना वीटो पावर वाले देशों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो इसी यूएनओ के सुर बदल जाते हैं। छोटे और बिना वीटो पावर वाले देशों पर अपनी शक्ति दिखाने वाला यूएनओ बड़े देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। यह तब दिखा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी। इसी वक्त, इसी विवाद पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद की बैठक चल रही थी। लेकिन परिषद की अपील को पुतिन ने अनसुना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यूएनओ को चेतावनी तक दे डाली कि इसमें हस्तक्षेप जो भी करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हैरानी की बात यह रही कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पुतिन के सामने गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहने लगे कृपया शांति बनाए रखें। सच्चाई यह है कि संयुक्त राष्ट्र कहने के लिए भले ही 193 देशों का संगठन हो, लेकिन इसे चलाते हैं सिर्फ यही 5 देश जो वीटो पावर रखते हैं। और सच्चाई तो यह है कि इस पर अमेरिका का एक तरह से कब्जा है। यूएनओ वही कहता है, वही करता है जो इसके आका अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं, आदेश देते हैं। अब यहां आपको यह बता दूं कि यूएनओ का खर्च उस पैसे से चलता है जो उसके सदस्य देश चंदा देते हैं, यानी सभी देश कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन अमेरिका इसका पूरा खर्चा उठाता है।
उस खर्चे में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा अमेरिका की है। दरअसल महासभा की एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन। यह कमेटी प्रत्येक राष्ट्र के योगदान का निर्धारण 3 सालों के लिए करती है। इसके निर्धारण के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र रखे गए हैं। इनमें पहला है उस देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे जीएनपी कहा जाता है। दूसरा उस देश का प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है उस देश की विश्व के जीएनपी में योगदान। प्रति व्यक्ति आय और विदेशी ऋण के बोझ तले दबे राष्ट्रों को इसमें छूट दी जाती है। इसे ऐसे समझिए कि जो देश जितना धनी और शक्तिशाली है उसे उसी हिसाब से चंदा देना होता है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है, अमेरिका इसका मालिक बन बैठा है। यह महासभा 2 तरह के अपने वार्षिक खर्च का निर्धारण करती है। इनमें से एक है सामान्य खर्च, वेतन और अन्य खर्च। दूसरा है शांति स्थापना बल के लिए किया जाने वाला खर्च। पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राष्ट्रों से धन लेने में काफी दिक्कतें भी सामने आईं। इसके कारण इसने अब अपने खर्चों में लगभग 1/3 की कटौती कर दी है, जो अपने आप में एक बड़ी राशि है। फिलहाल इसका वार्षिक बजट 3.122 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2034 अरब रुपए है। यूएनओ में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। वैश्विक जीएनपी में 27% का दमखम रखने वाला अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को उसके कुल खर्चे का 22% देता है। दूसरा स्थान चीन का है जो 12% देता है, और तीसरा स्थान है जापान का जो 8.5% देता है यूएनओ को चलाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये रूस के सामने क्यों हाथ जोड़े खड़ा है। अगर यही यूक्रेन ने रूस पर हमला किया होता तो यूएनओ बेचैन हो जाता, तमाम प्रतिबंध लगा देता, रोटी दाल नमक पानी तेल सब बंद कर देता। लेकिन रूस चीन अमेरिका के सामने ये बस एक खिलौना बनकर रह जाता है। तो यहां सवाल सीधा है, और ये मेरा सवाल है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों इसके नाम पर अरबों रुपए खर्च हर साल किए जाते हैं, जब ये यूजलेस हो चुका है, उपयोगहीन हो चुका है। सच कहें तो ये अमेरिका के वीटो पावर वाले देशों का पालतू तोता बन चुका है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर ये यूक्रेन पर हमला हुआ क्यों। एक बात ध्यान दीजिए कि जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं है। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन लेना चाहता था, लेकिन रूस उसका विरोध कर रहा था। इसके पीछे की असल कहानी कुछ और है, और इसके पीछे का असली खेल तेल का है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यूरोप में तेल की लड़ाई, पेट्रोलियम की लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर लड़ी जाती है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा कोई आधार स्तंभ है तो वो है पेट्रोलियम, खनिज तेल। और अमेरिका का पूरे यूरोप में यदि तेल के निर्यात की बात करें तो सिर्फ 5% हिस्सेदारी है, जबकि रूस का 22% हिस्सेदारी है यूरोप में। दूसरी तरफ रूस यूरोप का सबसे बड़ा तेल निर्यातक और सबसे बड़ा तीसरा देश है उत्पादक के तौर पर। इससे भी जो बड़ी चीज है कि अमेरिका की जो 5% हिस्सेदारी है अब वो उसे बढ़ाना चाहता है, और इसलिए अमेरिका ने ये अच्छी खासी चाल चली, यूक्रेन को एक लालच दिया कि आप नाटो में शामिल होने के लिए आवाज बुलंद करिए। और वो उसे पता था कि यूक्रेन जो ही नाटो में शामिल होने के लिए आवाज बुलंद करेगा, रूस उसका विरोध करेगा। इसके बाद मुझे इसका फायदा उठाने का मौका मिलेगा। दरअसल यूक्रेन समंदर के किनारे बसा हुआ एक देश है, जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, रूस के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा देश है, और वहां काला सागर में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। और उसी तेल पर, उसी पेट्रोलियम पर, उसी तेल के खान पर अमेरिका की नजर है। अब यहां खेल समझिए कि हो क्या रहा है। अमेरिका रूस और यूक्रेन को दुश्मन बना दिया। अब यूक्रेन हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहेगा, लेकिन अमेरिका का खेल एक और है। वो हमेशा ये कहता रहा कि यूक्रेन आप निश्चिंत रहिए, आप पर कोई भी जोखिम आएगा तो मैं सामने रहूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन आज वही अमेरिका
सिर्फ और सिर्फ निंदा करने के अलावा कोई भी मदद नहीं कर पाया, कोई भी मदद नहीं किया। इस पूरे गेम को समझिए, पूरे यूरोपीय मार्केट में जिस तेल का खेल चल रहा है उसे हथियाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की चली गई एक चाल है और रूस इस चाल में बुरी तरह फंस गया और यूक्रेन इस चाल में बुरी तरह जल गया। सबसे जो बड़ी चीज है, इस पूरे केस के दौरान यूएनओ फेल्योर साबित हुआ। रूस और यूक्रेन आपस में उलझ गए, अमेरिका चुपचाप तमाशा देख रहा है। लेकिन यूक्रेन के राजदूत जो भारत में हैं, डॉक्टर इगर पोल्खा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की, चाणक्य और महाभारत का उदाहरण दिया और कहा कि साहब आप हमारी मदद करिए, रूस आपका पुराना दोस्त है, आप उसे समझाइए, यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत कराइए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर इस पूरे युद्ध के दौरान, इस पूरे महायुद्ध के दौरान ट्विटर पर छाए रहे। कई लोग ये कह रहे थे कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इस महाभारत को रोकने में अगुवा का, नेतृत्व का एक भूमिका अदा करना चाहिए। सबसे जो बड़ी चीज है इस पूरे रिपोर्ट के बाद, वो मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास की 2 पंक्तियों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। यानी समर्थवान को कोई दोषी नहीं कहता, लेकिन जो समर्थवान होते हैं उन्हें बिना भेदभाव के ही काम करना चाहिए, साजिश रचने की बजाय मदद करनी चाहिए। आज के हमारे खास कार्यक्रम में अभी यही, कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।